सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। वर्तमान का महल अतीत की नींव पर खड़ा होता है। वर्तमान जीवन हमारा जो कुछ भी है अतीत के किए हुए कृत्य पर आधारित होता है। ये एक युक्ति है, खंडहर हमें बताते हैं इमारत कभी बुलंद थी। खंडहर हमें बताते हैं कि इमारत कभी बुलंद थी। विदेशी लोग यहाँ आते हैं। हमने एक विदेशी लोगों से पूछा कि ऐसा भारत में क्या है जो तुम लोग घूमने आते हो। भारतीय लोग तो विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ अच्छा आधुनिक गार्डन है, होटल हैं, बहुत कुछ आधुनिक चीजें हैं जो आकर्षित करती हैं, जो आकर्षण देती हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे यहां से अच्छा हो, क्योंकि वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध करने वाली कृतियां विदेशों में ज्यादा हैं, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया जिस पर मुझे गर्व है कि हम यहाँ कुछ नया देखने नहीं आते हैं, हम यहाँ पुराने खंडहर देखने आते हैं। हमारे पास सब कुछ नया है और भारत के पास सब कुछ पुराना है। नया तो रोल्ड गोल्ड है, पुराना गोल्ड है। नया तो रोल्ड गोल्ड है, पुराना गोल्ड है। तब उन्होंने ये बात कह करके मुझे इतना अच्छा लगा। और वस्तुतः वो ऐसे खंडहरों में, विदेशी लोग खंडहरों को घूमते हैं। भारत में सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है पुरातत्व, और ये पुरातत्व के स्थान, ये पुरानी चीजों के लिए विदेशी लोग बड़े मोहताज होते। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों में कुछ था ही नहीं, जो कुछ है सब भारत के पास। इसलिए पुरानी चीजों की जितना स्मगलगिरी भारत से होती है, उसमें भी मूर्ति कला जो है भारत की ही देन है। विदेशों में कोई मूर्ति कला नहीं थी आज तक। इसका प्रमाण मैं देता हूं, 2 प्रमाण हैं। आज तक विदेश से कौन सी व्यक्ति पुरानी चुरा करके चोर भारत में लाए, कोई पुरानी चीज चुरा लाए हो। और भारत की पुरानी चीजें कितनी चोरी हुई हैं, वे सब कहां गई? विदेश गई। पुरानी चीजें भारत की विदेश गई, विदेश से एक भी पुरानी चीज नहीं है। कोई चोर तो सब जगह होते हैं, जब यहां से ले जा सकते हैं तो वहां से ला भी सकते। तीसरी, आज तक कोई भी शास्त्र, विदेश का पुराना शास्त्र भारत में नहीं है, विदेशों के पास भी नहीं। और भारत के सारे पुराने शास्त्र विदेशों में भरे पड़े हैं। फ्रांस के अंदर 20,000 पांडुलिपियां
भारत के शास्त्रों की हैं। 20,000 पांडुलिपियां मैंने खुद दिखवाई हैं। 2 महीने लगभग वहां एक व्यक्ति को रखा गंधहस्ती महाकाव्य खोजने के लिए। 20,000 पांडुलिपि भारत की, और किसी भी देश की कोई पांडुलिपि भारत में नहीं है, विदेशों में भी नहीं। पांडुलिपि है ही नहीं। उनके यहां हस्तलिखित नाम का कोई ग्रंथ नहीं है। उनके यहां जो कुछ भी है सब छापे के ग्रंथ है, और छापा कोई अधिक पुराना नहीं है, तो यंत्र है, वैज्ञानिक है। हस्तलिखित ग्रंथ उनके पास नहीं। तो ये 2 चीजें हमारे भारत की एक ऐसी अमूल धरोहर है जिसको देखने विदेशी लोग आते हैं, और वो विदेशी लोग आकर के इन्हीं चीजों को खोजते हैं, इन्हीं चीजों पर अपने लिए जंगलों में पड़े रहते हैं कैमरे उतार के। और वो चोरी इसलिए करते हैं जिससे आगे जाकर के हमारा देश भी ये हो जाए कि विदेशों में भी पुरानी कलाकृति थी। और सबसे ज्यादा तीसरा कारण है, आज तक किसी विदेश में खुदाई करने पर कोई भी प्राचीन चीज नहीं निकली है। वहां प्राचीन चीज निकलती है तो मम्मी, प्राचीन चीज निकलती है तो मम्मी, जानते, ढांचा 1500 साल पुराना एक व्यक्ति का 15-16 फीट बड़ा लंबा चौड़ा एक हड्डियों का ढांचा मिला। क्योंकि वहां सब जमीन में गाड़ते हैं, जलाते, तो यानी मिले तो मानव की हड्डियां, आकृतियां मिली, लेकिन कोई संस्कृति नहीं मिली। और भारत में शायद ही कोई साल जाता हो जहां कहीं ना कहीं खुदाई में कोई ना कोई प्राचीन संस्कृति न मिलती। और भारत में भी देखो, सबसे ज्यादा खुदाई में यदि कोई चीज निकलती है तो जैनियों की मूर्तियां सबसे ज्यादा खुदाई में निकलती हैं, सबसे ज्यादा। और मूर्तियों के जखीरे निकलते, 24 निकलती है। ज्ञानोदय में तीर्थ में बैठे हुए मुनि सुब्रतात 51 मूर्तियों के समोषण के साथ प्रकट हुए। 51 मूर्तियां एक साथ एक गड्ढे में रखी हुई मिली। बड़े व्यवस्थित ढंग से उन्होंने रखी, हजारों सैकड़ों सालों से। यानी ये प्राचीन धरोहर ही हमारी पहचान है कि दुनिया में आज जो विकास हो रहा है उस विकास की शुरुआत भारत से हुई थी। कलाकृति भारत से शुरुआत हुई। भारत के पास क्रेन नहीं था, लेकिन ब्रेन था। ऐसी चीजें, ऐसी कलाकृतियां देवगढ़ के अंदर, देवोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर तो कला का भंडार है। यदि यहां पर कोई व्यक्ति शोध करे तो कितने शोध हो जाएं, एक मंदिर पर ही एक शोध हो सकता है। इतनी चीजें यहां पर हैं, और इसका इतिहास बहुत खोजने लायक है। जो हमने 4-5 दिन पहले आए थे, जब दूसरे दिन कहा था कि मिट्टी का किला, हमने बहुत किले देखे, राजस्थान में भी देखे, लेकिन मिट्टी का किला नहीं देखा, मिट्टी का परकोटा नहीं देखा, और वो भी इतने किलोमीटरों के अंदर। शुरुआत में 1-2 मंदिर हमें मिट्टी के मिले थे, लेकिन वो मिट्टी के ढेर के रूप में मिले थे, और वो बाद मिट्टी का ढेर हो चुके थे, मूर्तियां उसमें खंडित हो चुकी थी। तो इसका अर्थ है कि ये चतुर्थकालीन राजा बरांग जो हुए हैं, वे नेमिनाथ भगवान के काल में हुए।
नेमिनाथ भगवान के काल में वरदत्त नाम के एक मुनिराज केवली हुए, जिन वरदत्त ने बरदत्त, शायरदत्त आदि 5 मुनिराज जिन्होंने नैनागिर से मोक्ष प्राप्त किया, उनमें वरदत्त नाम के एक मुनिराज थे। नेमिनाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे। उस समय बरांग नाम के राजा, बहुत वीर राजा, दानी, निपुण राजा, सब प्रकार की योग्यताओं से भरा हुआ राजा था, जो राजा ने ललित नरेश, हो सकता है ललित नरेश इसी देवोदय तीर्थ का राजा रहा हो, और उसके द्वारा मथुरा नरेश को जीत करके ललित नरेश का जमाई बना। जमाई बनने के बाद उन्हीं वरदत्त महाराज के चरणों में जो ललित नरेश थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। परिणाम स्वरूप बरांक ने ही राज लेकर के बरांक के ससुर ललित ने वरदत्त मुनि के सामने दीक्षा ग्रहण की। बाद में बरांग भी दीक्षित होकर के और मोक्ष को प्राप्त तो नहीं हुए, सर्वार सिद्धि 33 सागर की आयु को प्राप्त हुए, और बरांग अब लौट के आएंगे, मुनि बनेंगे। और मेरी तो ये प्रार्थना है उनसे कि मुनि बनकर के एक बार देवगढ़ जरूर आवे और वो देखें कि तुम्हारा बसा हुआ देवगढ़ किस हालत में था और अब किस हालत में। देश के कारण हर व्यक्ति, राजा ने एक दूसरे की संस्कृति को मिटाया। ये बीच में खंडहर को प्राप्त हुआ और ऐसा खंडहर बनाया कि जिससे इसको पुनः नहीं बसाया जा सके। लेकिन फिर भी सत्य कभी कितना भी द्रोहित हो, सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य उपेक्षित होता है, सत्य पराजित होता है, सत्य